आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 17th सेंचुरी के एक मेटाफिजिकल पोएट के द्वारा लिखी गई पोयम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जिसे लिखा है जॉन डन ने। देखिए ये जॉन डन के द्वारा लिखी गई काफी खूबसूरत सी पोयम है। इसे मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ खास चीजें बता देता हूं इस पोयम के बारे में, क्योंकि एग्जाम में की फैक्ट से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। जॉन डन ने इस पोयम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार को 27 लाइंस में लिखा है और इस पोयम के अंदर हमें 3 स्टैंजा देखने के लिए मिलेंगे। हर एक स्टैंजा के अंदर 9 लाइंस हैं। तो पहली इंफॉर्मेशन ये हो गई, ये 27 लाइंस की पोयम है, 3 स्टैंजास में बांटी गई हैं और हर एक स्टैंजा 9 लाइन का है। अब बात करते हैं इसकी राइमिंग स्कीम की। इसकी राइमिंग स्कीम जो है ए बी सी सी डी 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 है और हर एक स्टैंजा की राइमिंग स्कीम जो है वो बिल्कुल सेम है। तीनों स्टैंजा की राइमिंग स्कीम बिल्कुल सेम आप लोगों को मिलेगी। अकॉर्डिंग टू जॉन डन देयर इज नो ऑनेस्ट वुमेन इन द होल वर्ल्ड स्पेशली फेयर वन। देखिए इस पोयम में हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा। जॉन डन का मानना है कि इस संसार में कहीं भी चले जाओ आपको ऑनेस्ट औरत जो है कभी नहीं मिलेगी। सारी की सारी औरतें जो हैं इस संसार में कैसी होती हैं, बेवफा होती हैं। और अगर बेवफाओं में भी खासकर बात करें तो फेयर वन तो कभी वफादार हो ही नहीं सकती। जो खूबसूरत लड़की होती है ना, वो तो कभी वफादार हो ही नहीं सकती। जॉन डन का ऐसा मानना है। हम लोगों को ये चीज पोयम के अंदर देखने के लिए मिलेगी। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार वाज फर्स्ट प्रिंटेड अंडर द टाइटल सॉन्ग। देखिए गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार जो है इसको जॉन डन ने लिखा था और जब इसे फर्स्ट टाइम पब्लिश करा गया था, प्रिंट करा गया था, तो उस टाइम पर कोई भी टाइटल जॉन डन ने नहीं दिया था। तो इसे एक टाइटल दिया गया था उसी टाइम पर सॉन्ग नाम का, लेकिन ये टाइटल जो है जॉन डन ने नहीं दिया था। तो हम लोग इसे सॉन्ग के नाम से भी जानते हैं, लेकिन बाद में इसे हम इस पोयम की पहली लाइन गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार के नाम से ही जानने लगे। नेक्स्ट की फैक्ट है जॉन डन डाइड इन 1631। दिस पोयम पब्लिश्ड पोस्टह्यूमसली इन 1633। देखिए जो जॉन डन है उनकी मृत्यु हुई थी 1631 में, लेकिन उनकी डेथ के 2 साल बाद ये पोयम 1633 में पब्लिश हुई थी। तो ये थी सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस पोयम के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। देखिए ये जो पहला स्टैंजा है जॉन डन, इसमें स्पीकर हैं और एक लिसनर है। तो लिसनर को जॉन डन 7 इम्पॉसिबल टास्क करने के लिए कहते हैं कि मैं तुम्हें ये 7 इम्पॉसिबल टास्क दूंगा, अगर तुम इनमें से एक भी कर पाए तो मैं ये मान लूंगा कि इस दुनिया में कोई ऐसी औरत है जो वफादार हो और सुंदर भी हो। लेकिन अगर तुम इसमें से एक भी टास्क ऐसा है जो नहीं कर पाए तो तुम्हें भी ये मान लेना पड़ेगा कि यहां पर जो जितनी भी सुंदर औरतें हैं वो बेवफा होती हैं। तो ये कौन से 7 इम्पॉसिबल टास्क हैं, हम ये चीज देख लेते हैं। देखिए पहला टास्क है जो जॉन डन स्पीकर से लिसनर से कहते हैं गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। जाओ तुम टूटते हुए तारे को पकड़ के मुझे दिखाओ। अगर तुम टूटते हुए तारे को पकड़ लेते हो तो मैं मान लूंगा कि यहां पर कोई ना कोई ऐसी औरत है जो फेयर है और वफादार भी है। यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें यह मान लेना है कि यहां पर ना तो कोई ऐसी औरत है जो वफादार है और खासकर सुंदर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती वफादार। दूसरा टास्क है गेट विद चाइल्ड ए मैंड्रेक रूट। अब मैं बता देता हूं आप लोगों को मैंड्रेक रूट किस तरह की होती है। देखिए ये एक जड़ है, लेकिन इसकी शेप को आप ध्यान से देखोगे तो ये शेप जो है इंसानों के जैसी लग रही है, एक औरत की जैसी लग रही है। यदि तुम इस जड़ से, इस रूट से एक बच्चा पैदा मुझे करके दिखा दो तो मैं मान लूंगा यहां पर कोई खूबसूरत लड़की भी है और वफादार लड़की भी है। तीसरा इंपॉसिबल टास्क है टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर। तीसरा इंपॉसिबल टास्क में जॉन डन कहते हैं लिसनर से कि मुझे बताओ कि जो पास्ट के ईयर्स हैं वो कहां चले गए। तुम समय को तो मुझे बता नहीं सकते, सिर्फ काम बता सकते हो कि उस साल में हमने ये काम किया था, लेकिन समय नहीं बता सकते कहां चला गया। तो ये भी इंपॉसिबल सा टास्क है। चौथा है और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फूट।
देखिए यहां पर हम लोगों की यहां पर मान्यता है, जो इंडिया में लोग रहते हैं, कि जो भूत होते हैं उनके पांव उल्टी तरफ होते हैं। जैसे इंसान के सीधे पांव होते हैं, उनके पांव घूमे हुए उल्टी तरफ होते हैं। लेकिन जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनमें क्या मानते हैं कि जो पांव हैं वो दो तरफ फटा होता है। एक ऐसे, देखिए मान लीजिए ऐसे ये पांव है और वो दो तरफ फटा हुआ है। तो मुझे बताओ ये पांव जो है ये डेविल्स का किसने फाड़ दिया, किसने इसके दो हिस्से कर दिए? टीच मी टू हियर मरमेड्स सिंगिंग, या फिर मुझे बताओ कि मैं कैसे मरमेड्स का गाना सुन सकता हूं। देखिए मरमेड्स क्या होता है, जलपरी होती है, जिसका ऊपर का भाग जो होता है किसका होता है, इंसान का, यानी कि औरत का होता है, और उसका नीचे का पोर्शन जो है वो कैसा होता है, एक मछली का होता है। तो मुझे बताओ मैं कैसे परियों जल परी का गाना सुन सकता हूं। देखिए जल परी जो होती है एक मिथ है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। तो जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उसका गाना कैसे जॉन सुन सकते हैं? तो नेक्स्ट यहां पर इम्पॉसिबल टास्क है, और टू कीप ऑफ एनवी स्टिंग। मुझे बताओ कि किस तरह से मैं अपनी ईर्ष्या को दूर रख सकता हूं लोगों से। कोई मेरे को कुछ भी बोले, मैं उससे नाराज ना हूं, किसी भी तरह से मैं किसी से कोई ईर्ष्या ना कहूं। क्या ऐसा कोई इंसान है जो किसी से ईर्ष्या ना रखता हो, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो किसी से नाराज ना हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि कोई एक नॉर्मल इंसान है तो वो डेफिनेटली किसी ना किसी से ईर्ष्या या कभी ना कभी नाराज जरूर हुआ होगा। तो ये टास्क जो है ना ये भी इम्पॉसिबल है। और लास्ट एंड 7th टास्क है एंड फाइंड, या फिर मुझे ढूंढ कर बताओ व्हाट विंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट मैन माइंड। मुझे बताओ कि यहां पर कोई ओनेस्ट माइंड है, कोई ओनेस्ट पर्सन है जो ईमानदारी से काम करना चाहता हो। तो मुझे बताओ उसे कौन सब करता है, उसकी कोई इज्जत करता है? ईमानदारी की यहां पर इस दुनिया में कोई भी इज्जत नहीं है। तो तुम मुझे ऐसी चीज ढूंढकर बताओ कि कोई इंसान यहां पर है जो ईमानदारी से काम करना चाहता है और लोग उसके साथ जुड़ते चले गए ईमानदारी से। यदि ऐसा होता, ये पूरी दुनिया जो है ईमानदार होती आज, करप्शन यहां पर नहीं होता, तो ये भी इम्पॉसिबल टास्क है। बढ़ते हैं दूसरे स्टेंजा की तरफ। देखिए ये है दूसरा स्टेंजा। 7 इम्पॉसिबल टास्क जो है जॉन डन हमें दे चुके हैं। अब ये लिसनर को और कुछ कहते हैं। वो कहते हैं इफ दाउ बेस्ट बोर्न टू स्ट्रेंज साइट्स थिंग्स इनविजिबल टू सी, राइट 10,000 डेज एंड नाइट टिल एज व्हाइट हेयर्स ऑन दी। वो कहते हैं कि यदि तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है कि तुम स्ट्रेंज चीजें, जो विचित्र चीजें हैं, उनको देख सकते हो, जो चीजें नॉर्मल इंसानों के लिए कैसी हैं, इनविजिबल हैं, जिन्हें नॉर्मल इंसान नहीं देख सकते, लेकिन तुम उस चीज को देख सकते हो। तो तुम्हें क्या करना है, राइट 10,000 डेज एंड नाइट। तो तुम्हें 10,000 दिनों तक क्या करनी है, एक यात्रा करनी है। उन 10,000 दिनों में तुम्हें यात्रा कर मुझे बताना है कि कोई ना कोई इंसान, तुम्हें कोई ना कोई लड़की ऐसी मिली है जो वफादार है या नहीं। तुम्हें 10,000 डेज की यात्रा करनी है, टिल एज व्हाइट हेयर्स ऑन दी। और ये यात्रा तुम्हें तब तक करनी है जब तक तुम्हारे बाल जो है ना सफेद ना हो जाएं। डेफिनेटली 10,000 डेज की अगर डे एंड नाइट की यात्रा करेगा कोई इंसान तो उसके बाल जो है ना वो सफेद तो हो ही जाने हैं। दाउ व्हेन दाउ रिटर्न्स विल टेल मी ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बिफेल दी एंड स्वेयर nowhere lives a woman true and fair। जब तुम मेरे पास इन 10,000 डेज एंड नाइट की यात्रा को खत्म करके आओगे तो तुम आकर मुझे बताओगे कि ऑल स्ट्रेंज वंडर्स, जितने भी स्ट्रेंज मतलब विचित्र, वंडर्स मतलब बहुत ही अजीब अजीब चीजें तुम्हें देखने के लिए मिलेंगी। बहुत सारे ऐसी चीजें तुम्हें 10,000 दिन और रात के सफर में देखने के लिए मिलेंगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। बिफेल दी का मतलब है तुम्हारे रास्ते में होती हुई मिलेंगी तुम्हें। एंड स्वेयर, और तुम कसम खाकर आकर मुझे फिर भी ये कहोगे नो वेयर लिव्स ए वुमेन ट्रू। लेकिन इन 10,000 दिन और रात के सफर में तुम मुझसे कसम खाकर ये कहोगे कि कहीं भी तुम्हें सच्ची औरत नहीं मिली। एंड फेयर, जो कि सुंदर भी हो। एक औरत जो सुंदर है वो कभी भी वफादार नहीं हो सकती। जॉन डन यहां पर ये कहना चाहते हैं। बढ़ते हैं आगे। If thou findest one, let me know. Such a pilgrimage were sweet. Yet do not, I would not go, though at next door we might meet. वो कहते हैं कि देखो, यदि तुम्हें इस 10,000 दिन और रात के सफर में ऐसी कोई औरत मिल जाती है जो फेयर हो और कैसी हो,
वफादार हो, लेट मी नो, तो तुम्हें मुझे आकर बताना है। और ऐसा यदि तुम्हारे इन 10,000 दिन और रात के सफर में हुआ है तो यह सफर तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक पिलग्रिमेज हो जाएगा, एक तीर्थ यात्रा के समान हो जाएगा। यट डू नॉट आई वुड नॉट गो, यदि तुम आकर मुझे बताते हो तो मैं फिर भी उससे मिलने के लिए नहीं जाऊंगा। दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, और चाहे वो औरत जो वफादार है और फेयर है मेरे घर के बराबर में ही रहती होगी ना, तब भी मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। कैसा विश्वास नहीं है, जॉन डन अब यहां पर बताएंगे। दो शी वर ट्रू व्हेन यू मेट हर एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, येट शी विल बी फॉल्स आई कम टू और 3। देखिए यहां पर जॉन डन कहते हैं कि अगर वो मेरे घर के पास में भी हुई ना, तब भी मैं उससे नहीं मिलने जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है जब तुम उससे मिले हो वो ट्रू हो, वो फेयर हो, ट्रू हो। मैं मान सकता हूं कि वो वफादार हो सकती है, लेकिन जब तुम उससे मिले हो, एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, और जब तुम अपना ये लेटर लिखकर खत्म करोगे और मुझे भेजोगे, और जब तक ये लेटर मुझे मिलेगा, येट शी विल बी, वो हो जाएगी कैसी, फॉल्स हो जाएगी। मतलब वो जो वफादार है वो बेवफा हो जाएगी, इरराइकम। और जब तक मैं उसके पास पहुंचूंगा, 2 और 3, वो अपने 2 या 3 लवर्स को बदल चुकी होगी। क्योंकि जो फेयर लड़कियां होती है ना, उनको चीट करने की आदत होती है। जॉन डन ये कहना चाहते हैं, देखिए बहुत ही बोल्ड तरीके से जॉन डन ने ये बात लिखी है, क्योंकि ऐसा कहना छोटे मोटे आदमी की बस की बात नहीं है, औरतें उसको नोच के खा जाएंगी। ठीक है, तो इस पोयम में ऐसा जॉन डन कह रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये पोयम जो है अच्छी तरह से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।